हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का जल मैथ्स क्लासेस में। और आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका सब कुछ अच्छा चल रहा होगा और ये साल भी आपके लिए बहुत ही शुभ हो, मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो, ऐसी मेरी शुभकामना है। कि हमारी बोर्ड परीक्षा अब नज़दीक ही है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर तैयारी करवा रहा हूँ कक्षा 10 गणित की। और हमारे सामने है 2023 का सेट नंबर 5 ZZ, जो इसका क्रमांक दे रखा है, ये अग्रवाल मॉडल पेपर अनसॉल्व पेपर के हिसाब से। और हम इसके 10 क्वेश्चन हल करवा चुके थे पिछले वीडियो में। तो आज जो है 11 से लेके 20 तक के क्वेश्चन मैं इसके हल करवाऊंगा। अभी हमारा पूरा का पूरा फोकस इन बहुविकल्पी प्रश्नों पर है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अगर आपने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको भी ज़रूर देखें, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा 11वां क्वेश्चन है कि साइन 15 डिग्री बटे कॉस 75 डिग्री का मान होगा। क्या मान होगा वो आपको बताना है। तो देखिए अब हम इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, तो हमारे पास है साइन 15 डिग्री बटे कॉस 75 डिग्री। देखिए जब भी 15 और 75 आए तो ये 90 से कम होते हैं। तो यानी कि आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर 90 माइनस थीटा वाला फार्मूला हमारा इस्तेमाल होगा। तो देखिए अब इन दोनों में से किसी एक को आपको चेंज करना है, तो चाहे ऊपर वाले को चेंज कीजिए चाहे नीचे वाले को। तो यहाँ हम साइन 15 यानी ऊपर वाला वैसे का वैसा ही रखते हैं, यहाँ नीचे कॉस 75 डिग्री को हम चेंज करते हैं। अब 75 90 में से कितना घटाएंगे कि 75 आएगा। तो 90 में से अगर हम 15 घटा देते हैं, देखिए अगर आपको ये बदलना हो नीचे वाला तो 90 में से ऊपर वाला घटा दीजिएगा, और ऊपर वाला बदलना हो तो 90 में से नीचे वाला घटा दीजिएगा। तो देखिए ऊपर हो गया हमारा, ऊपर तो साइन 15 डिग्री ही है, नीचे कॉस 90 माइनस थीटा। तो देखिए हमारे पास फार्मूला होता है कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो इस फार्मूले से ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन और थीटा की जगह पर क्या है 15 है, तो ऊपर भी साइन 15 नीचे भी साइन 15। तो साइन 15 से साइन 15 एक बार में हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारा विकल्प जो है वो एक हमारा ए विकल्प जो है वो एकदम राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। माध्य का मतलब समांतर माध्य ही है। तो चलिए इसको भी हम हल करते हैं। तो यहाँ पर हमें एक टेबल दे रखी है, ये वर्गांतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और बारंबारता दे रखी है 5, 6, 5, 3, 1। ठीक, तो इसको हम पहले इस टेबल को बना लेते हैं। तो हम इस टेबल को बनाते हैं। देखिए तो हमें वर्ग अंतराल दे रखा है, वर्ग अंतराल को हम क्लास इंटरवल बोलते हैं। तो CI मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया है। तो ये हमें दे रखी है 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, और 30 से 40 तथा 40 से 50 ये हमें दे रखी है। फिर हमें बारंबारता दे रखी है, तो बारंबारता को हम F से प्रदर्शित करते हैं। F हमें दे रखा है 5, 6, 5, 3, 1। अब हम निकालेंगे मध्य बिंदु। मध्य बिंदु इसका वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु। तो कैसे निकालते हैं, ये निम्न सीमा होती है, ये उच्च सीमा होती है, दोनों को जोड़ के उसका आधा कर देते हैं। तो देखिए 10 और 0 तो 10 ही रहेगा, तो 10 का आधा हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसी तरह से हम 20 और 10 को जोड़ेंगे तो 30, 30 का आधा क्या हुआ 15, 30 और 20 50, 50 का आधा 25, 40, 30, 70, 70 का आधा 35, 50 और 40 90, 90 के आधे 45। तो इस तरह से ये हमारा x जो है यानी कि मध्य बिंदु निकल आया। अगले कॉलम में हम क्या करेंगे, f और x की गुणा कर देंगे। तो f और x की गुणा हम करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, 5 पंजे 25 हो गए,
15 छक्का 90 हो गया, 25 पंजे 125 हो गया, और 35 तियाँ, तो 3 पंजे 15 5 और 3 तियाँ 9 और 1 10, 105 रहेगा ये, और 45 एकम 45। तो हमें निकालना है माध्य यानी कि समांतर माध्य। तो देखिए फार्मूला होता है समांतर माध्य का, समांतर माध्य को x बार से प्रदर्शित करते हैं और ये हमारा होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा क्या होता है? एफ एक्स का योगफल, और यहाँ पर तो देखिए हमें एफ एक्स का योगफल चाहिए, यानी इन सबको हमें जोड़ना पड़ेगा। तो ये हमारा सिग्मा एफ एक्स आएगा। तो अगर आप सबको इन्हें जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा हमारा 390। उसी तरह से अब हमें सिग्मा एफ भी चाहिए, सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ यानी कि इसको भी हमें जोड़ना पड़ेगा। तो सिग्मा एफ ये हमारा आएगा, ये आएगा हमारा 20, 5 5 10 6 16 और 4 20 रहेंगे ये हमारा। तो अब हम यहाँ मान रख देते हैं। तो देखिए सिग्मा एफ एक्स हमारा आया 390 और सिग्मा एफ हमारा आया 20। तो ये हम 0 से 0 उड़ाते हैं, 39 को 2 से भाग करेंगे, मतलब कि 39 का आधा हो जाएगा ये 19.5। तो 19.5 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि विकल्प डी जो है हमारा एकदम राइट है। तो चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने क्या है? 3 कॉट थीटा इक्वल टू 4। तो कॉसिक थीटा का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए हमें दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है ये, 3 कॉट थीटा इक्वल टू 4 और हमसे कॉसिक थीटा का मान पूछा जा रहा है। कॉसिक थीटा इक्वल टू हमें ज्ञात करना है। तो देखिए ये कॉट के साथ 3 गुणा में है तो बटे में आएगा। तो कॉट थीटा इक्वल टू 4/3। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपको चाहिए क्या? कॉसिक चाहिए, तो इस कॉट को उधर भेज दीजिए। तो कॉसिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर आपको डायरेक्ट ये फार्मूला पता है तो सीधे आप ये फार्मूला लिखेंगे और मान रख देंगे। तो कॉसिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट थीटा। तो कॉट थीटा हमारा कितना है? 4/3 है। तो ये 4/3 हम रखते हैं, तो क्योंकि कॉट के ऊपर स्क्वायर लगा है तो हम इसके ऊपर भी स्क्वायर लगाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, यानी 9 कम 9 और 16 25/9। ये क्या आया? कॉसिक स्क्वायर थीटा निकल के आया हमारा। तो यानी कि कॉसिक थीटा हमारा क्या हो जाएगा? वर्गमूल क्या हुआ? 25 का 5 और 9 का हुआ 3। तो ये 5/3 हमारा आंसर आएगा, यानी कि विकल्प सी यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कि यदि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27:64 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा जा रहा है। तो गोलों के आयतनों का अनुपात दे रखा है, तो हमें ज़्यादा समय इसमें नहीं लगाना है। हम इसको कैसे लगाएंगे? देखिए पहले गोले की त्रिज्या अगर हम r1 लेते हैं और दूसरे गोले की त्रिज्या r2, तो गोलों के आयतन में अनुपात क्या है? अनुपात का मतलब होता है बटा, यानी पहले गोले का आयतन बटे दूसरे गोले का आयतन, ये हमें दे रखा है। तो पहले गोले का आयतन 4/3 पाई r1 क्यूब बटे दूसरे गोले का आयतन क्या होगा भाई? 4/3 पाई r2 क्यूब, और ये हमें दे रखा है 27/64। तो 27/64 हम यहाँ लिख देते हैं। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल। तो ये r1 बटे क्या हो गया हमारा? r2 का होल क्यूब बराबर, देखिए यहाँ पर हमारा क्यूब है तो हम 27 और 64 को भी क्यूब में ही लिखेंगे। तो 27 जो होता है वो 3 का क्यूब होता है, 3 3 9 3 27, और 64 4 का क्यूब होता है, 4 चौक 16 चौक 64। तो इसके ऊपर भी क्यूब लगेगा। अब देखिए दोनों तरफ से घातें समान हो गई तो ये कैंसिल हो जाएंगी। तो r1 बटे r2 हमारा आएगा 3/4। और हमसे पूछा जा रहा है
उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई? तो ये होता है 2 पाई r1, पहले गोले का क्षेत्रफल हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल, और दूसरे का हो जाएगा 2 पाई r2। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो ये r1 बटे r2 ही हमारा बचा, और r1 बटे r2 कितना है? 3 बटे 4 है, यानी कि ये 3:4 हमारा आंसर हो जाएगा। और ये विकल्प फिर हमारा होगा 3:4, यानी कि सी वाला विकल्प हमारा एकदम राइट हो जाएगा। तो अगला है, देखिए क्या है, यदि कुछ प्रेक्षणों के बहुलक तथा माध्य क्रमशः 45 तथा 27 हैं तो माध्यिका पूछी जा रही है। तो चलिए माध्यिका हम इसकी निकालते हैं। तो ये हमारे पास एक फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला? क्वेश्चन नंबर 15 है ये। देखिए, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। अब जो दे रखा है वो हम यहाँ लिख लेते हैं। तो देखिए हमें क्या दे रखा है? बहुलक हमें दे रखा है, बहुलक तथा माध्य दे रखा है क्रमशः, यानी पहले वाला बहुलक है, ये कितना है? 45। और दूसरा हमें क्या दे रखा है? ये माध्य दे रखा है। तो माध्य के नीचे हम माध्य लिखेंगे, यानी 27, 2 गुणा 27, ये 2 तो ये वाला रहा, माइनस, अच्छा 3 ये माध्यिका तो हमें ज्ञात ही करनी है, तो इसको हम ऐसे ही लिखते हैं। तो 45 बराबर 3 माध्यिका माइनस 27 की 2 से गुणा करेंगे, 27 दूनी 54। अब देखिए ये 54 हम कहाँ लाएंगे? इधर गिनती को गिनती की तरफ ले आइए। तो 45 प्लस 54 बराबर 3 माध्यिका। तो 45 और सॉरी यहाँ पर 54 लिखना था, तो ये 54। तो अब अगर हम 45 और 54 को जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 4 और 5 9, 99 रहेगा, बराबर 3 माध्यिका। 3 से हम 99 को काट सकते हैं, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 33। और ये विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा? देखिए विकल्प है हमारा फिर ये बी वाला। तो बी विकल्प यहाँ पर एकदम राइट हो जाएगा। तो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए 16 क्वेश्चन क्या है हमारा? समीकरण हमें दे रखी है x² माइनस 2x प्लस 1 और बराबर 0। इसके मूल हमसे पूछे जा रहे हैं। तो x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, इसके मूल आपको बताने हैं, मतलब इसको हल कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा। तो द्विघात समीकरण है ये, तो 2 ही मूल होंगे इसके। तो देखिए एक के हम फैक्टर करते हैं, जोड़ के क्या बनने चाहिए? 2 बनने चाहिए। तो एक के फैक्टर करोगे तो भाई 1 एकम 1, और 1 और 1 क्या हो जाते हैं? 2। तो x² माइनस इस मध्य पद को, यानी 2 की जगह पर हम क्या लिखेंगे? 1 प्लस 1, क्योंकि फैक्टर हमारे जोड़ के बनेंगे 2, ये x और प्लस का 1 बराबर 0। तो x², देखिए इधर से माइनस को हम अंदर भेजेंगे, इधर से x को अंदर भेजेंगे, तो माइनस x एकम x, और फिर ये माइनस प्लस माइनस x एकम x और प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से देखिए 2 हिस्सों में इसको बांटकर कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से हमारा कॉमन तो छोटा वाला होता है जिसकी घात कम हो, तो ये x² है और ये x की घात 1 है, तो x हमारा कॉमन रहेगा। अब वही x इसमें से एक निकल जाएगा, तो हमारे पास x बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो 1 और माइनस, इन दोनों में से कोई कॉमन नहीं है, तो यानी कि एक हम कॉमन लेंगे और इसको हम कर देंगे ब्रैकेट में। अगर माइनस बाहर हो तो अंदर वाले चिन्ह चेंज हो जाएगा हमारा। तो ये आएगा हमारा x माइनस 1, पूरे में से हमने कॉमन ले लिया और ब्रैकेट वाला बाहर निकाल लिया। अब बचा क्या हमारे पास? x माइनस 1 बराबर 0। तो यानी कि x माइनस 1 बराबर 0 या x माइनस 1 बराबर 0, दोनों ही x माइनस 1 को हम 0 के बराबर रखेंगे, तो यहाँ से x बराबर 1 आएगा और यहाँ से भी x बराबर 1 आएगा, यानी 1,1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये विकल्प हमारा कौन सा वाला रहेगा?
तो 1,1 जो है वो विकल्प नंबर ए ही हमारा सही ऑप्शन है। तो ये विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 क्या है? लिखा है 7, 13, 20, 17 तथा 3x का समांतर माध्य 18 है, तो x का मान क्या होगा? तो समांतर माध्य क्या होता है भाई? फार्मूला होता है कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे उनकी संख्या। ये हमारा समांतर माध्य का फार्मूला होता है। तो यहाँ पर हमें पद कितने दे रखे हैं? यहाँ पर हमें समांतर माध्य 18 दे रखा है, तो समांतर माध्य के नीचे हम लिख देते हैं 18 और कुल पदों का योग। तो पद यहाँ हमें दे रखे हैं 7, 13, 20, 17 और 3x। इन सब का हम योग कर देंगे, मतलब इनको जोड़ देंगे और बटे उनकी संख्या कितनी है? तो ये 5 है। 1, 2, 3, 4, 5, तो बटे में 5 लिखेंगे। ठीक, तो हमने लिख दिया बटे में 5। अब देखिए 18 की 5 से गुणा करेंगे, तिरछी गुणा होगी ये। चलिए पहले हम इसको थोड़ा सा और हल कर लेते हैं, उसके बाद गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हम इनको जोड़ देते हैं। तो 7, 13, 20 और 17 इनको हम जोड़ेंगे। तो इसमें 3x मत जोड़िएगा, क्योंकि ये 3 जो है वो x की संख्या को दिखा रहा है। तो हम यहाँ इतनी गिनती को जोड़ देते हैं। तो 7, 13, 20 और 17 इनका योगफल हुआ 57 और प्लस का ये 3x हम ऐसे ही लिखेंगे और बटे में 5। अब देखिए इधर भी संख्या बटे में हो गई, इधर भी बटे में है, तो तिरछी गुणा करेंगे। तो हम गुणा कर लेते हैं। 57 प्लस 3x की 1 से करेंगे तो ये उतना ही रहेगा, 57 प्लस 3x, और 18 की 5 से करेंगे तो 18 पंजे हमारे कितने हो गए? 90 हो गए। अब हमें तो यहाँ पर x चाहिए और इसके साथ 3x तो है ही, तो ये पूरा का पूरा 3x हम यहीं रोकेंगे और 57 को 90 की तरफ ले जाएंगे, तो ये माइनस में हो जाएगा। तो 3x बराबर, अब 90 में से 57 आप घटाएंगे तो बचेगा 37। तो x बराबर 37 बटे 3। तो अगर हम इसको भाग देते हैं 37 को 3 से, तो 3 एक कम 3 और ये 7 और 3 दूनी 6, 7 में से 6 गया 1, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 तियाँ 9। क्या ये विकल्प में है 12.3? तो देखते हैं। तो ये देखिए हमारे पास 12.3 विकल्प में है ही नहीं। लेकिन अगर हम इसके नज़दीकी बात करें तो 12 का नज़दीकी क्या हुआ? 11। तो यानी कि विकल्प नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, विकल्प नंबर सी यानी कि 11, क्योंकि ये हमारा कितना निकल के आया? 12.3 निकल के आया। 12.3, या हम पूरा इसको 12 ही मान लेते हैं, और 12 क्या है? 11 के ही नज़दीक है। तो विकल्प में 12 तो दे नहीं रखा, तो हम 11 वाला अपना उत्तर ही सही मानेंगे। तो विकल्प सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। और ये हमें दे रखा है एक समीकरण 3/x माइनस 2x बराबर 2/x। इसका हल हमसे पूछा जा रहा है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। यहाँ x हम ले लेते हैं एलसीएम, तो x की तिरछी गुणा इधर हो जाएगी 2x से, तो 3 माइनस 2 और x की गुणा x² बराबर 2/x। तो बटे से बटे वाला x हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो 3 माइनस 2x², इस 2 को हम चलिए ऐसे ही अभी लिखा रहने दीजिए। तो देखिए इस हमें क्या निकालना है? x की वैल्यू निकालनी है। तो ये पूरा का पूरा 2x² माइनस का 2x² हम यहीं रखते हैं बराबर 2, और इस प्लस के 3 को भी 2 की साइड में ले जाते हैं, तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। तो माइनस 2x² बराबर प्लस का 2 माइनस का 3 घटाएंगे तो हम ये आएगा माइनस का 1, तो माइनस से माइनस कैंसिल। तो x² बराबर हमारा क्या आएगा? 1, और ये 2 कहाँ चला जाएगा? बटे में आ जाएगा। तो x² बराबर 1/2 है, यानी x बराबर क्या आएगा? 1/√2 प्लस माइनस में। तो देखते हैं ऑप्शन में हमारे प्लस माइनस 1/√2 है, तो ये विकल्प ए वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा।
अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है हमारा 19 कि यदि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:7 के अनुपात में है तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का मान क्या होगा। तो 19वां सवाल है हमारा। तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में अनुपात यानी कि पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल फल त्रिभुज 1 मैं इसको लिख देता हूं और दूसरे को लिखता हूं क्षेत्रफल त्रिभुज 2। इनका अनुपात हमसे पूछा जा रहा है तो इनका अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो इनकी भुजाओं में अनुपात हमें दे रखा है 4:7 हम लिखेंगे 4/7 और इसका हम कर देंगे स्क्वायर तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 4 चौक 16 और 7 सत्ते 49 यानी कि 16:49 हमारा आंसर होना चाहिए 16:49। तो विकल्प बी जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। और अब हमारे पास बचा है क्वेश्चन नंबर 20 जो कि हमारा अंतिम क्वेश्चन है। तो ये क्या है, एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिमाप संख्यात्मक रूप से समान है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर और परिमाप। अब देखिए परिमाप कहते हैं भुजाओं के योग को, लेकिन त्रिभुज वृत्त में देखिए कोई भुजा नहीं होती, बस ये गोलाई होती है, इसी को हम परिधि बोलते हैं। तो वृत्त का परिमाप यानी कि परिधि, तो परिधि का फार्मूला होता है 2πr। तो वृत्त का क्षेत्रफल और उसका परिमाप संख्यात्मक रूप से बराबर है, हमने इन दोनों को बराबर कर दिया है, दोनों को बराबर कर दिया है। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा जा रहा है, त्रिज्या पूछी जा रही है। तो देखिए 1 पाई से 1 पाई यहाँ पर कैंसिल, आर स्क्वायर का मतलब यहाँ आर कितने हैं 2 हैं, तो 1 आर से 1 आर भी कैंसिल, तो आर बराबर हमारा क्या बचा, ये 2 बचा, यानी त्रिज्या 2 आएगी हमारी, 2 मात्रक हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो 2 मात्रक देखते हैं कहीं पर है, तो हाँ ये विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा और आपकी तैयारी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाऊंगा। तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए भी इसमें, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े और आपका भी सहयोग हो। तो ऐसी मेरी शुभकामना है आपके लिए, आप सभी को बोर्ड परीक्षाओं की और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर।